एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल मैथमेटिक्स एकेडमी में। आज सेकेंड डे है 70 दिनों का जो हमने एक चैलेंज लिया है, 70 डेज का जो हमने चैलेंज लिया है उसका आज सेकेंड डे है। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं फरवरी 2026 में जो सीटेट के पेपर में क्वेश्चंस आए थे मैथ्स एंड पैडागोजी के, वो जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए थे आज की वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। 41 तक के क्वेश्चन हम पहली वीडियो में देख चुके हैं। आज हमारी दूसरी वीडियो है और क्वेश्चन नंबर हम देखने वाले हैं 42। 42 क्या कहता है? द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम रिस्पेक्टिवली 52 सेंटीमीटर एंड 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे का क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, पहले देख लेते हैं। देखिए, ये ट्रेपीजियम होता है हमारा, ये पैरेलल साइड्स होती हैं और ये वाली जो साइड्स होती है वो नॉन पैरेलल साइड्स होती है, राइट। अगर मैं इसको बोलूं ए बी सी डी, उसने पेरीमीटर दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है? एरिया दिया हुआ है। अगर मैं छोटे बच्चों की तरह बात करूं, नाम दे दूं उसे, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। और हमें वो दिया हुआ है, पेरीमीटर हमें दिया हुआ है 52। आई होप ये बात क्लियर है। क्लियर है ये वाली बात। अब एरिया, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन, यानी कि हाइट इनके बीच का, पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस, दैट मींस हाइट, ये होता है। दैट मींस 1/2 अगर मैं इसको देखूं तो a प्लस सी इंटू हाइट, ये होता है मेरा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। क्लियर है इतनी स्टोरी? और वो मुझे इन्होंने दिया हुआ है 128। ये दो इंफॉर्मेशन है मेरे पास, एक ये और एक ये। ओके, अब इसके अलावा और कुछ दिया इन्होंने, देखो क्या कहता है? इफ द सम ऑफ द नॉन पैरेलल साइड्स इज 20 सेंटीमीटर। नॉन पैरेलल साइड कितनी दी है? 20। अब देखो, मैंने कहा था ये पैरेलल है, तो नॉन पैरेलल कौन होगी? ये, यानी बी प्लस डी। नॉन पैरेलल साइड्स कौन सी हो जाएगी? ये और ये, बी प्लस डी। मुझे जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है उन्होंने? 20। एक तीसरी इंफॉर्मेशन ये हो गई। अब 3 इंफॉर्मेशन है, काम करना शुरू करो। मुझे पता है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 52 एंड b प्लस डी, वेयर इज b? ये रहा और ये रहा d। a प्लस सी को एक साथ लिख देते हैं, b प्लस डी इक्वल टू 52। अब इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ 20, तो a प्लस सी प्लस दिस, a प्लस सी कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? 32। आई होप ये तो क्लियर है। AC की वैल्यू कितनी आ गई? 32। अब देखो, ये दोनों यूज करके तो मैंने AC निकाल लिया 32। अब मैं यहाँ पे आऊंगी, ये देखो AC यहाँ दिखाई दे रहा है मुझे। 1/2 इंटू AC की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 32 इंटू H इक्वल टू 128, 16। H की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। यानी कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? 8 आ जाएगा। ऑप्शन में देख लेते हैं, 8 सेंटीमीटर में है, तो ऑप्शन तुम्हारा क्या हो जाएगा? 42 का ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? एग्जाम में इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं होती है। एग्जाम में तो आप डायरेक्टली ये लिखेंगे, डायरेक्ट आप ये लिखेंगे, क्योंकि ये तो ओरल है। अगर मुझे पेरीमीटर 52 दिया हुआ है और उसमें जो उसने कहा है नॉन पैरेलल साइड्स आपको 20 दी हुई है, तो ऑटोमेटिकली मेरा दिमाग इन दोनों को दिमाग में ही कैलकुलेट करके बोलेगा, अच्छा द सम ऑफ द पैरेलल साइड जो आने वाला है वो 32 आने वाला है। मैं डायरेक्ट यहां रखूंगी 32। ये सब तो मैंने आपको समझाने के लिए कहा है, ठीक है जी। चले आगे। अब क्वेश्चन नंबर 43 देखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अच्छा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मुझे दिया हुआ है 48 मीटर स्क्वायर, यानी लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू 48 मीटर स्क्वायर। ये तो पहली चीज मुझे पता चल गई। वन ऑफ इट साइड इज 6 मीटर। भाई दोनों में से कोई एक साइड, मुझे नहीं पता लेंथ और ब्रेथ कौन सी है, लेकिन एक साइड उन्होंने मुझे दे दी। मान लो मैंने इसको बोला 6 मीटर, यानी कि ब्रेथ को मैंने बोल दिया 6 मीटर। तो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, लेंथ इंटू 6 इक्वल टू 48, 48/6 मीटर। आगे सेंटेंस पढ़ते हैं। हाउ लॉन्ग विल अ पर्सन टेक टू क्रॉस इट फील्ड डायगोनली। एक बंदा अगर यहां से यहां जा रहा है
तो उस पर्सन को कितना, हाउ लॉन्ग विल अ पर्सन टेक टू क्रॉस दिस फील्ड डायगोनली एट द स्पीड ऑफ 20 मीटर। अच्छा, स्पीड के बारे में बात करिए। ओके, अब डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। ओके, अगर मैं यहां, वो बोल रहा है यहां से यहां जाने में उसको कितना टाइम लगेगा। अगर स्पीड अगर 20 मीटर पर सेकेंड है, स्पीड दी हुई है तुम्हें, 20 मीटर पर सेकेंड, टाइम तुम्हें निकालना है। तो भाई अगर मैं इस फॉर्मूले को देखूं तो मुझे तो डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, डिस्टेंस भी तो नहीं है, डिस्टेंस बता दो तो हम निकाल लेंगे। तो डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे यहां से लेकर यहां तक की दूरी निकालनी है, यहां से यहां तक की दूरी, और ये एक रेक्टेंगल है। तो क्या मैं एक पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकती हूँ? यहाँ पे दिमाग चलना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम पे। अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, दैट मींस AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है। 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? 64, 36 AC का स्क्वायर, 100 इक्वल टू AC का स्क्वायर, दैट इज 10 इक्वल टू AC। यानी कि ये डिस्टेंस कितना आ गया तुम्हारे पास? 10 मीटर। इतनी बात क्लियर है? अब देखो, ये रहा मेरे पास फॉर्मूला, ये था मेरे पास फॉर्मूला। डिस्टेंस कितना है? 10, स्पीड कितनी थी? 20, टाइम मुझे नहीं पता, 10/20 इक्वल टू टाइम। सारा काम मीटर सेकंड में चल रहा है, तो ये 1/2 को भी चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? 30 सेकेंड्स। ऑप्शन में देख लो तुम्हारा आंसर कौन सा है, इट इज सेकेंड आ जाएगा। 43 का आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ये इस तरीके से, जब तक आपको डीप में इंफॉर्मेशन नहीं होगी ना चीजों की, तब तक आप इसको डायरेक्टली क्वेश्चन, अब अगर ये एग्जाम में आता तो मैं कैसे सॉल्व करती? मैं फटाफट से यहाँ से L की वैल्यू तो मेरे दिमाग में ही कैलकुलेट हो जाती, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 48 है। तो कोई एक चीज को तुमने माना 6, दूसरा तुम्हारा निकल कर आ जाएगा। ठीक है जी, रेक्टेंगल की इंफॉर्मेशन हो गई, तो तुम्हें ये निकालना है, ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब क्वेश्चन नंबर 44 पढ़िए। 3 metallic solid cubes of side 8 centimeter, 6 centimeter and 10 centimeter are melted to form a single solid cube। क्या कहने की कोशिश कर रहा है? पहले पिक्चर में समझेंगे इसे। क्यूब है भाई 3, मान लो एक है, 2 क्यूब है, तीसरा क्यूब है, और तीनों को मैंने मेल्ट कर दिया और एक बड़ा क्यूब बना दी। ये कंडीशन है। ठीक है, अब इमेजिन करो मैं बेसन के लड्डू खरीदने गई मार्केट में और मैंने 10 लड्डू खरीदे जिसका वेट 1 किलो था। अब वो टूट गए घर आते आते और मैंने उससे एक बड़ा लड्डू बना दिया। तो इन दोनों का जो वॉल्यूम होगा सेम होगा, सेम चीज। इन तीनों को जो मैं मेल्ट कर दूंगी और बड़ा एक क्यूब बनकर आएगा, इन तीनों का वॉल्यूम बराबर होगा एक बड़े वॉल्यूम के। ठीक है, तो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सेकंड क्यूब, वॉल्यूम ऑफ थर्ड क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब। ये होने वाला है। ओके, तो अब इसकी साइड कितनी दी हुई है? एक की दी हुई है इन्होंने 8, एक की दी हुई है 6 और एक की दी हुई है 10। आई थिंक यही है। एक की दी है 8, एक की 6, एक की 10 और बोला न्यू की बताइए। हम मुझे बताओ वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? एक क्यूब होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? 8 की पावर 3, ये हो जाएगा 6 की पावर 3, ये हो जाएगा 10 की पावर 3, और ये हमें नहीं पता। क्लियर है स्टोरी? इतना कोई किसी को कोई तकलीफ? अब देखो, इसको मैं लिख सकती हूँ। 8 की पावर 3 कितना होता है? 512। 6 की पावर 3 कितना होता है? 216, और 10 की पावर 1000, विच इज इक्वल टू बिग वॉल्यूम। ओके, इन सबको ऐड करो, इक्वल टू, अब इसका क्या लिखें? इसकी भी तो कोई साइड मान लेते हैं, मैं इसको a बोल देती हूँ। तो ये a की पावर क्या हो जाएगा? 3। ये इसको लिख सकते हैं 12 की पावर 3, और ये हो जाएगा a की पावर 3। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। यही पूछा था उसने आंसर में। अब देखो कौन सा आंसर हो जाएगा तुम्हारा? 3। तो 44 का आंसर हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो गया 3। चलिए 45 क्वेश्चन, 45th क्वेश्चन देखते हैं। द मीन ऑफ मीडियन एंड मोड। अच्छा,
मीन मुझे किसका निकालने को बोल रहा है वो, कि मीडियन का और मॉड का आप मीन निकालिए, इनका निकालना है। तो वो कैसे होता है, मीन निकालने का मतलब होता है एवरेज, इन दोनों का एवरेज निकालो। तो सबसे पहले मुझे क्या पता होना चाहिए, मीडियन पता होना चाहिए, फिर मुझे मॉड पता होना चाहिए, फिर मैं उसका क्या निकालूंगी, एवरेज निकालूंगी। क्लियर है ये बात? ओके, अब क्वेश्चन देखो ये है, इसको फटाफट से रीअरेंज करो। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा 20, फिर क्या आ जाएगा तुम्हारे पास 26, फिर आएगा 28, 30, फिर आएगा 45, 55, 56 टू टाइम दिखाई दे रहा है मुझे, फिर आएगा 60 और 61। अब फटाफट से डेटा हमने अरेंज कर लिया, आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है कि आप इसका मीडियन निकालिए और मॉड निकालिए। सबसे पहले तो मुझे मॉड दिखाई दे रहा है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है 56। ओके, अब मीडियन निकालने के लिए तो मुझे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पता होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 है, n की वैल्यू कितनी आ गई, 10 है, और ये क्या नंबर है, एक इवन नंबर है। तो इवन नंबर के लिए जब हम मीडियन निकालते हैं तो कैसे निकालते थे, कैसे निकालते थे, n बाय 2 प्लस n प्लस 1 बाय, सॉरी, n बाय 2 प्लस 1 टर्म बाय 2। याद है ना, बचपन में पढ़ा है हमने। तो n कितना है हमारे पास, n हमारे पास था 10, तो 10 बाय 2 प्लस में 10 बाय 2 प्लस 1 और इसका एवरेज। बताओ भाई ये कितना आ जाएगा, फिफ्थ टर्म, और ये क्या आ जाएगा, सिक्स्थ टर्म, और इसका एवरेज निकालना। देखो भाई आपके में 1 2 3 4 5 45 आने वाली है फिफ्थ टर्म, और सिक्स्थ टर्म क्या है तुम्हारे पास 55। इसका क्या निकालना है तुम्हें, एवरेज। यानी मेरा मीडियन कितना आ गया 50, ठीक है, मीडियन 50 आ गया, मॉड 56 आ गया। उसने मांगा था मीन बताओ, और मीन के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को सम, 50 प्लस में 56 बाय 2। मीन का मतलब तो क्या होता है, एवरेज निकालना ही तो होता है, तो आपने एवरेज निकालना है। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 106 बाय 2 दैट इज 53। तो आपका आंसर आ जाएगा 45 का आंसर है 53, और 53 का ऑप्शन देखो कौन सा है, फर्स्ट, दैट इज योर आंसर। तो एग्जाम में जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है उसे पहले ध्यान से पढ़ो। उसने मीन नहीं मांगा तुमसे, उसने मीन किसका मांगा है, मीडियन एंड मॉड का। आपको बहुत आसानी से पता है कि मॉड कैसे होता है, जो सबसे ज्यादा बार आता है वो मेरा मॉड होता है, मैंने 56 लिख दिया। मीडियन क्या होता है, मीडियन हमेशा क्या होता है, अगर इवन नंबर है, इवन नंबर आ रहे हैं आपके, इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो बीच में जो आएंगे, मीडियन का मतलब एक्चुअली में क्या होता है, देखो एक थोड़ा समझो, 1 2 3 अगर मैंने लिखा है, मीडियन का मतलब है बीचों बीच, यानी 2 है ना, 1 2 3 4 लिखा है, मैंने कहा बीचों बीच, तो भाई आपने 4 इधर दे दिया, 1 इधर दे दिया, 2 इधर दे दिया, 3 दे दिया, बीचों बीच कौन दिखाई दे रहा है, 2.5 दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा, राइट। तो बीचों बीच वाला जो नंबर होता है, और ये 2.5 कैसे आता है, बीच के दोनों नंबरों का क्या निकालते हैं हम, एवरेज निकालते हैं। 2 और 3 कितने हो गए, 5, 5 का 2 डिवाइड करो, 2.35 आया या नहीं आया, ऐसे लिखो 1 2 3 4 5 6। अब फिर से 1 2 3 4 5 6 इवन नंबर है, मैंने कहा भैया इसका मीडियन निकालो, तो तुम क्या कहोगे, मैम 2 इधर दे दो, 2 इधर दे दो, अच्छा 4 इधर चला गया, ये भी दे दो, बीच में कौन आएगा, देखो ना ऑब्जर्वेशन से बताओ आंसर क्या आएगा, 3.5 आएगा। कैसे आया, इन दोनों टर्म्स का सम 7 बाय 2 दैट इज 3.5, आया या नहीं आया। और ये हमेशा बीच वाली टर्म निकाली जाती है, तो उसके लिए बचपन में हमें ये फॉर्मूला सिखाया जाता था 8th स्टैंडर्ड में, कि n बाय 2 2th टर्म निकालो, n बाय 2 प्लस 1th टर्म निकालो, दोनों का क्या निकालो, एवरेज। बेसिकली हम करते ये हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। ओके, कार्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं वो। What is the probability that the card drawn is a 10 a red king? Yes, कार्ड्स में टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है हमारी, 52 होती है। ओके, 10 वाले कार्ड्स कितने होते हैं हमारे पास, 4 होते हैं। रेड किंग कितने होते हैं हमारे पास, 2 होते हैं। तो मेरे पास टोटल कितने हो गए, ये 6। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी अगर मुझसे मांगी गई है तो आंसर क्या आ जाएगा, 6 बाय 52। तो आंसर आएगा 3 बाय 26। देखो जरा कहाँ है,
This is my answer. 48. The value of 0.4 bar plus 0.6 bar is, तो क्वेश्चन नंबर 48 कैसे करेंगे? हम जानते हैं कि 0.4 बार जो होता है वो 4/9 के इक्वल होता है और 0.6 बार 6/9 के इक्वल होता है। इन दोनों के बीच में सम करने को बोल रहा है तो सम कर देते हैं। 4/9 प्लस में 6/9 विच इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 4 + 6 दैट इज 10/9। ऑप्शन में देख लेते हैं। अच्छा, इन्होंने ऑप्शन में ऐसे नहीं दिया, इन्होंने मिक्स फ्रैक्शन दिया है, तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा? 1/9। तो 48 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्लियर है? 49। क्वेश्चन नंबर 49 में कहता है द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन अमंग 4/7, 9/16, 1, 2/7 एंड 3/5। पहले तो हमें स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट पता होना चाहिए। उसको पता होने से पहले मुझे सारे ही नंबर, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ही जाना। और नॉर्मल तरीका क्या कहते हैं? डिवाइड करके देखो ना कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? डिवाइड करके देखेंगे। तो मेरा क्वेश्चन है 4/7, फिर है 9/16, ये है 1, 2/7, इसको कर देते हैं, एंड अगला है 3/5, इसको लिख दे। 7 1 जा 7, 7 और 2 कितना जाएगा? 9/7। 4/7, 9/16, 9/7 और 3/5। अब करो। 4/7 को अगर मैं डिवाइड करूंगी तो आंसर आएगा 0.5714। 9/16 को हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.5625। 9/7 को डिवाइड करेंगे 1.2857 और है 3/5। 3/5 को करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.6। ये तो आसान है। देखो, अब इसमें से सबसे बड़ा और सबसे छोटा ढूंढना है मुझे। सबसे बड़ा कौन दिखाई दे रहा है? ये, राइट। और सबसे छोटा कौन सा होने वाला है? देखो, इन तीनों में सबसे छोटा कौन होगा? ये। तो इनका क्या मांगा है उसने मुझसे? डिफरेंस मांगे। तो हम क्या करने वाले हैं? डिफरेंस करेंगे। दैट मीन्स कि 9/7 माइनस 9/16। क्या करें? एलसीएम लेंगे। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 112 आएगा और ये आ जाएगा 144 माइनस 63 इज इक्वल्स टू, इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 81 कौन में 112। इट विल योर आंसर। देखो जरा, ऑप्शन में है? हाँ बिल्कुल है, फर्स्ट। तो 49 का ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। अब आते हैं पेडागोजी के क्वेश्चंस आते हैं आपके। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स। देखो, सबसे पहली बात, आपको मैथ्स में पेडागोजी के क्वेश्चन हो या नॉर्मल हो, आपके दिमाग में कुछ चीजें फिक्स रहनी चाहिए। पहली चीज कि जो भी आंसर होगा वो स्टूडेंट के फेवर में होगा। आंसर शुड बी इन द फेवर ऑफ स्टूडेंट। टीचर का कोई लेना देना नहीं। सारी चीजें किसके फेवर में जानी चाहिए? स्टूडेंट के फेवर में। तो जो भी आंसर हो, ऐसा कोई भी आंसर आप मार्क नहीं करेंगे जिससे आपको दिखाई दे कि स्टूडेंट के अगेंस्ट जा रही हैं चीजें। क्लियर है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको जब ये क्वेश्चन सॉल्व करें, जब इस तरीके के पेडागोजी के क्वेश्चन आप सॉल्व करें, तो अपने आप को उस जगह पिक्चराइज करें कि अगर एज अ टीचर मैं क्लास में हूं तो मैं ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटी करूं या कौन कौन सी चीजें करूं जिससे स्टूडेंट को बेनिफिट हो, स्टूडेंट को फायदा हो। क्लियर है? अपने आप को जैसे ही आप उस पिक्चर में रखेंगे तो आप ज्यादा अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे और जो आपका जवाब होना चाहिए, जो आंसर होना चाहिए, वो 2000% स्टूडेंट के फेवर में होना चाहिए। क्लियर है? ओके। अब ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ असेसमेंट ऑफ अ स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स। एज अ मैथ्स के टीचर आपने कोई असेसमेंट लिया तो इन 4 ऑप्शन में से आपके दिमाग में उसके लिए क्या ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए? रीजन आउट मैथमेटिकल फैक्ट्स, रिकॉलिंग द डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिकल टर्म्स। मतलब मैंने जो असेसमेंट लिया है उसके फेवर में क्या क्या नहीं होना चाहिए? यूज अब्स्ट्रैक्शंस टू perceiving mathematical relationship, apply mathematical concept, learn to solve problem related to daily life situation। देखो, अगर मैं एक असेसमेंट ले रही हूँ तो मैं कोशिश करूंगी कि
मैथ्स के जो मैंने फैक्ट सिखाए हैं बच्चों को, वो बच्चा उन फैक्ट्स के ऊपर मुझे आंसर दे पाए, अगर मैं टेस्ट कंडक्ट कराऊंगी, ठीक है। फिर बच्चे की एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कितनी डेवलप हुई है मैं वो देखने की कोशिश करूंगी। फिर बच्चे ने कंसेप्ट कितना लर्न कर लिया और उसको डेली लाइफ में कैसे वो यूज कर पा रहा है, क्लियर है। लेकिन मैं तो ये कभी नहीं चाहूंगी कि बच्चा रट्टा मार के मुझे डेफिनेशन सिखाए, रिकॉल द डेफिनेशन, नहीं। रोट लर्निंग को ये पुश करेगा अगर मैंने रिकॉलिंग द डेफिनेशन अपना मोटिव रखा टेस्ट लेने का, क्लियर है, असेसमेंट लेने का। तो इसलिए नॉट था, तो मेरा आंसर सेकंड हो जाएगा, रिकॉलिंग द डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिकल टर्म। मैं ये कभी भी नहीं चाहूंगी, तो नॉट मांगा था इसने, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट, डैश वाज द फर्स्ट इंडियन मैथमेटिशियन हु एक्सप्लेन दैट द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर। किसने दिया था ये हमें, महावीरा ने। किसने दिया था, महावीरा ने। तो ये ऑप्शन आपका फोर्थ हो जाएगा। ओके, अब अगला है 53rd, कहता है व्हेन asked to arrange the decimal number 1.5, 0.23, 1.6, 0.034 ascending order, one of the student arranging them 0.23, 0.034, 1.5, 1.6, 1.13, which among the following is most appropriate for response of the student। इनमें से अब आपको देखना, द स्टूडेंट हैज मेड अ केयरलेस मिस्टेक। आपको देखना है ये बच्चे ने, मैंने बोला बच्चे को कि भाई इन सब डेसिमल्स को ना जरा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, बच्चे ने ये अरेंजमेंट करके दे दिया। अब इसको देखने के बाद आपके दिमाग में क्या आएगा कि बच्चे ने केयरलेस मिस्टेक कर दी इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने में। टीचर शुड आस्क द स्टूडेंट टू रिकॉल द रूल्स ऑफ ऑर्डरिंग डेसिमल नंबर्स एंड देन अरेंज देम, या टीचर कहेगा कि अपने ना रूल याद करो, वापस से रिकॉल करो और फिर इसको अरेंज करो। द स्टूडेंट हैज डेवलप्ड द मिसकंसेप्शंस ऑफ द कंसीडरिंग दैट डेसिमल नंबर एज बिगर नंबर व्हिच हैज मोर डिजिट इन डेसिमल पार्ट। ओके, या तो बच्चे ने ये मिसकंसेप्ट लगाया हुआ है। चौथा, द स्टूडेंट हैज अरेंज द डेसिमल नंबर इन द करेक्ट ऑर्डर। देखो फोर्थ तो हो ही नहीं सकता, करेक्ट ऑर्डर में तो नहीं है, मैं बच्चे को केयरलेस ऐसी मिस्टेक नहीं बोल सकती, तो ये भी नहीं होगा। फिर अब यहाँ देखो, क्या मैं उसको बोलूं जा भाई अपना रिकॉल करो, फटाफट से जाके दोबारा से रिवाइज करो फिर सॉल्व करके आओ, नहीं। इसको देखकर मुझे समझ आएगा। अब ध्यान से देखो, डेसिमल के बाद बच्चे ने लिखा 23, डेसिमल के बाद बच्चा लिख रहा है 34, डेसिमल के बाद लिख रहा है बच्चा 5, डेसिमल के बाद लिख रहा है बच्चा 6, डेसिमल के बाद लिख रहा है बच्चा 13। वो क्या कर रहा है, उसके लिए 23, 34, 5 का मतलब है 50, 6 का मतलब है 60, 13 का मतलब होगा यहाँ पे बच्चे का 130। समझ रहे हो? तो उसने क्या कंसेप्शन लिया कि डेसिमल के बाद जो ये नंबर है, ये वाला कि जो नंबर है बिगर नंबर होता है, डेसिमल के बाद जो नंबर लगा हुआ है बिगर नंबर है। ये मिसकंसेप्ट बच्चे ने अपने दिमाग में फिक्स किया। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो हम पेडागोजी के क्वेश्चन कर रहे हैं, ये कोई बैठाकर आपको पढ़ा सकता है कि आपको ऐसे करना है? नहीं। एज अ टीचर आपने अपने दिमाग को ओपन करना है कि मैं उस जगह पे होती, मैं बच्चे के फेवर में सबसे बेस्ट आंसर क्या देती। क्लियर है? अब ये देखो, अ टीचर आस्क्ड द चिल्ड्रन टू कट आउट 6 स्क्वायर्स ऑफ 1। एक 1 में से 6 स्क्वायर कट करने, यूनिट ईच, and then ask how many different shapes can you make using these squares, which shape formed would have the maximum perimeter, the least appropriate objective of this activity। least क्या होगा, पढ़ो। to provide opportunity for developing the creativity and analytical skill। ये तो बहुत ही, मैं कोई अगर बच्चों को एक्टिविटी दे रही हूँ तो वो तो बहुत अच्छी है, ये लीस्ट तो नहीं काउंट कर सकती मैं। टू असेस चिल्ड्रन लर्निंग अबाउट द एरिया, ये भी अगर मैं कोई ऐसी पेरीमीटर और एरिया से रिलेटेड कोई एक्टिविटी दे रही हूँ तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होंगे मेरे। टू अप्लाई द फॉर्मूला लर्नड इन अ न्यू कंटेस्ट, नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगला देखो, टू एंगेज चिल्ड्रन इन अ ग्रुप वर्क, ये तो सबसे अच्छा तुम चारों पढ़ो। चारों में अगर मैं तुम्हें कोई ऐसी ये एक्टिविटी दे रही हूँ तो तुम्हें ये तीनों, पहली तीनों कैसी लग रही है, इंपॉर्टेंट लग रही है, चौथी सबसे ज्यादा लीस्ट इंपॉर्टेंट चीज लग रही है, तो इसलिए लीस्ट एप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव क्या होगा मेरा, फोर्थ। तो इसका 54 का आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, फोर्थ। क्लियर है? 55 देखो, अ चाइल्ड सॉल्व एन इक्वेशन x plus 7 equal to 15 as x plus 7 minus 7 is equals to 15 or x equals to 15। okay, the best remedial strategy for this child is explain problems in a simple language to the child। okay, explain the concept of equality using alternative method। okay,
Ask the child to solve the same equation on the blackboard. No, ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी. Give a lot of problems on solving equation to the child. ये भी नहीं बोलूंगी मैं. ये भी नेगेटिव दे रहा है, ये भी नेगेटिव दे रहा है, मुझे पॉजिटिव चाहिए. Explain problems in a simple language to the child और explain the concept. मैं ये प्रॉब्लम समझाने की जगह, बच्चा गलती क्या कर रहा है, देखो उसको प्लस माइनस आता है कि इसको भगाने के लिए प्लस का है तो मुझे माइनस बच्चे को आता है, लेकिन वो दूसरी साइड नहीं कर पा रहा. तो उसको मतलब उसको ये वाला रूल ठीक से नहीं पता कि अगर मैंने इस साइड माइनस किया है तो मुझे दूसरी साइड भी माइनस करके सॉल्व करना पड़ेगा, राइट. तो मैं क्या करूंगी, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी यूजिंग अल्टरनेटिव मेथड. अगर जो मैंने क्लासरूम में मेथड बताया बच्चा नहीं समझ पाया, नहीं कर पा रहा, तो मैं उसके लिए क्या करूंगी, ऑल्टरनेट मेथड बताऊंगी. क्लियर है. तो मेरा 55 का आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, what are the important skill to developed among learners while teaching arithmetic and algebra? Okay, क्या क्या भाई हमारे फ्रेमवर्क थे, देखो. लुकिंग फॉर द पैटर्न इन द रिलेशनशिप, मेमोराइजिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, सीइंग रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, rigorous practices of writing algebraic rotations, choose the correct option. इनमें से आपको क्या करना है, चूज करना है करेक्ट ऑप्शन. दोबारा पढ़ो ध्यान से. अकॉर्डिंग टू द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो नेशनल करिकुलम का फ्रेमवर्क था 2005 में, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट स्किल टू डेवलप अमंग लर्नर, के अंदर क्या इंपॉर्टेंट स्किल्स थे जो वो डेवलप करना चाहता था, ठीक है, अमंग लर्नर्स व्हाइल टीचिंग अरिथमेटिक और एल्जेब्रा और अरिथमेटिक को पढ़ाने के टाइम पर. लुकिंग फॉर द पैटर्न. अच्छा मुझे बताओ, जब तुम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ाते हो या एल्जेब्रा पढ़ाते हो तो बच्चों को क्या पता होना चाहिए. अरिथमेटिक तो बेसिकली किस पे डिपेंडेंट होती है, एपी, याद आ रहा है, किस पे डिपेंडेंट होती है, पैटर्न पे डिपेंडेंट होती है. तो बच्चों को पैटर्न होना चाहिए, राइट. अगला, मेमोराइजिंग, नहीं, बच्चा रट्टा क्यों मारेगा भाई. सीइंग रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, के बीच में रिश्ता नहीं देखना, देखना या नहीं देखना बताओ. अब रिलेशनशिप देखना है ना नंबर, सीइंग रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स. अरिथमेटिक क्या कहती है, रिलेशन ही तो देखना. जैसे 2 4 6 8 10 लिखा है, 2 से लेकर 4 कैसे गए, 4 से लेकर 6 कैसे आए, 6 से लेकर 8 कैसे गए, तो वो क्या देख रहे हैं, पैटर्न को सर्च करने के लिए रिलेशन तो देखा ही जाएगा ना. तो मेरे लिए तो आंसर ए और सी होना चाहिए. ऑप्शन देखो, हाँ ये रहा ना पहला, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. क्लियर है. 57, आफ्टर टीचिंग शेप्स इन द क्लास 8th, अ टीचर प्लान्ड अ ट्रिप टू हिस्टोरिकल प्लेसेस. Which of the following is the most appropriate reason for this? Teacher has completed most of the syllabus, so she planned the field trip just to have fun. अच्छा, ये तो कतई नहीं हो सकता. Shapes are an integral part of any architecture and such trip encourage connection across the discipline. देखो ये मुझे अभी से ही अच्छा लगने लगा, मैंने आगे के ऑप्शन पढ़े भी नहीं है. It would be a break from the routine teaching of mathematics class and an opportunity to improve the student communication skill. No. Field trip are the recommendation of CBSE. No, बिल्कुल भी नहीं. तो मुझे तो फेवरेट कौन सा लगा, ये तो देखते ही आंसर दे सकते हैं आप. उमा, a mathematics teacher ask a student how many edges are there in a cylinder. The student answered 2. Uma should praise the student for correct answer. देखो एजेस तो सिलेंडर में नहीं होती हैं, तो थोड़ा ध्यान से. ड्रॉ पिक्चर ऑफ सिलेंडर ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड शो द एजेस. Give cylinder in the hand of the student and ask the question again. Give punishment to the student. देखो पनिशमेंट मैं नहीं दे सकती, सिलेंडर को ब्लैक बोर्ड पे बनाने का कोई फायदा नहीं है. आंसर करेक्ट था ही नहीं तो प्रेज कैसे कर दूं. तो आंसर क्या हो जाएगा, 3. Give cylinder in the hand of the student and ask the question again. क्लियर है. 59, a teacher give an image drawn on a square grid to children and ask them to draw its enlarge and reduce size image. Which of the following would not be an objective of doing this exercise in mathematics classroom? इनमें से कौन सा नहीं है पूछा है, ठीक है. To provide practice for application of fraction. देखो सबसे पहली बात ये है कि होता क्या है. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्क्वायर ग्रिड क्या होता है. स्क्वायर ग्रिड ना इज लाइक ऐसे होता है, नेट का बना हुआ, उसके ऊपर हमने ऐसे होता है और उस पर हम शेप्स बनाते हैं, है ना. ऐसे कोई शेप बना दी, उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, स्मॉल बिग कर सकते हैं. मेनली फ्रैक्शंस के लिए बहुत अच्छे से यूज होता है. बच्चों को साइज और शेप बताना हो तो भी हम इसको बहुत अच्छे से यूज करते हैं, ठीक है. अब वो क्या कहता है, टू प्रोवाइड प्रैक्टिस फॉर एप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन के लिए तो यूज होता है, उसने नॉट बोला है. टू प्रोवाइड स्कोप ऑफ इंटीग्रेटिंग अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्री, बिल्कुल होता है जी, बिल्कुल होता है, इंटीग्रेट करते हैं इसको.
टू इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी, तो मैं इससे नहीं पढ़ा सकती जी, नहीं, ये नहीं हो सकता। टू अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ रेशियो, यस, फ्रैक्शन के साथ साथ इसमें यूज होता है रेशियो में और प्रोपोर्शन में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैं साइज के बारे में बात कर सकती हूँ, मैं शेप के बारे में बात कर सकती हूँ, ये सारी चीजों के बारे में यूज किया जाता है स्क्वायर ग्रिड, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी के लिए इसका यूज नहीं होता। क्लियर है? तो आंसर हो जाएगा 3। क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन, सबसे पहले क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं पहले ही देखो। मान लो मैंने कहा 2 और 3 दोनों का सम करो, आंसर आ गया 5। एक फिक्स्ड आंसर है, फिक्स्ड आंसर, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। मैं 3 + 2 कह दूं, दुनिया में किसी से भी पूछ लूं 5 ही आंसर आएगा। दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड एंडेड आंसर या क्वेश्चन, ठीक है। इन मैथमेटिक डू नॉट प्रमोट नहीं करते डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग, क्रिएटिविटी थिंकिंग, हाई ऑर्डर थिंकिंग, स्किल, किसको ये नहीं करते, हमें ये आंसर देना है। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने कह दिया 2 + 3, दुनिया के किसी भी इंसान से पूछ लो भाई आंसर, तो वो 5 ही देगा। क्या ये बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया मैंने? नहीं जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ओके, क्रिएटिविटी दिखाई दे रही है इसमें मेरी, क्या मेरी कोई क्रिएटिविटी दिखाई देगी इस क्वेश्चन को आंसर करने में? नहीं जी, सी भी नहीं हो सकता। कन्वर्जेंट थिंकिंग है इसमें मेरी, क्या कन्वर्जेंट थिंकिंग है या डाइवर्जेंट थिंकिंग? कन्वर्ट कर रहा है ना, बिल्कुल ही कन्वर्जेंट थिंकिंग है। डाइवर्जेंट थिंकिंग तो नहीं हो सकती, अच्छा मुझे यहाँ से भी सोचना पड़ रहा है, ये भी सोचना पड़ रहा है, तब मैं क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ। नो, डाइवर्जेंट थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं है। इसमें थिंकिंग कौन सी लगी है? बिल्कुल कन्वर्जेंट, बिल्कुल कंजर्व थिंकिंग है इसके अंदर की। अच्छा 2 + 3 क्या होता है? 5 होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा जिसमें ये तीनों ना हो? कौन सा भाई? सी, 60th का आंसर क्या हो जाएगा? 3rd। क्लियर है? तो अब मेरे को एक बात बताइए, जो हम मैथ्स पेडागोजी कर रहे हैं इसमें कोई रॉकेट साइंस लगानी पड़ रही है या कोई तुम्हें प्याजे याद करना पड़ रहा है, वाई कॉस्ट याद करना पड़ रहा है, कुछ याद करना पड़ रहा है? नहीं, इसमें आंसर करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ रोल प्ले करना है टीचर का, और सामने इमेजिन करना है स्टूडेंट को, और उसके बेस्ट के लिए आप जो एक्टिविटी कर सकते हैं आपने वो करनी है। क्लियर है? तो कहीं भी कोई भी कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, रीडिंग करने की जरूरत नहीं है। जितना मैं क्वेश्चन आपको करा रही हूँ इसको अपने दिमाग में फिट रखिए, आप आराम से कर पाएंगे। ठीक है? अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, आपको मेरा पढ़ाया समझ आया हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट अच्छा लगा हो, आपको इस वीडियो में कुछ भी छोटी सी चीज भी आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर से मिलते हैं 3rd डे चैलेंज के साथ कल शाम को 7 बजे। थैंक यू।